हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में। सबसे पहला की फीचर है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म है क्या? देखो, फेडरलिज्म का मतलब है कि देश में गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा लेवल्स का होना। हमारे देश में दो मुख्य लेवल हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ एक तीसरा लेवल भी है जिसे पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। क्लास 6 में आपने इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ लोकल इशू को हैंडल करने के लिए विलेज लेवल पर गवर्नमेंट होती है। भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए ये ज़रूरी था कि सभी डिसीजन दिल्ली में बैठे हुए लोग ना लें। फेडरलिज्म की वजह से स्टेट अपने इशू के लिए अलग डिसीजन ले सकता है, जिससे हर क्षेत्र की नीड्स को पूरा किया जा सकता है। फेडरलिज्म में स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है ताकि वो कुछ स्पेसिफिक इशू पर डिसीजन ले सकें, लेकिन जो मैटर पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे बिहार में शराब बंद है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है और इसके ऊपर स्टेट डिसीजन ले सकती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया है। यह लिस्ट बताती है कि कौन से इशू पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन से इशू पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इससे जो हमारे देश का गवर्नेंस है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी बताया गया है कि हर लेवल की गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएंगे। अगर हमें स्टेट का विकास करना है तो उसके लिए तो हमें फंड चाहिए, तो वो फंड कहाँ से आएंगे ताकि वो अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सके। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से हर लेवल की गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। फेडरलिज्म में स्टेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। इसका मतलब है कि स्टेट के पास अपनी खुद की पहचान और अधिकार होते हैं। इंडिया में, भारत में सभी लोग हर लेवल की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉज और पॉलिसीज के तहत गवर्न किए जाते हैं। इस सिस्टम की वजह से हमें एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की फीचर की तरफ, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है और ये हमारे संविधान में क्यों जरूरी है? देखो, हमारी पार्लियामेंट लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है और भारत का संविधान हर सिटीजन को वोटिंग का अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर सिटीजन को वोट करने का अधिकार दिया गया है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। इसका मतलब है हर एडल्ट सिटीजन को वोट करने का हक है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लास 7 में आपने कांता की कहानी सुनी थी, जो इलेक्शन में वोट करने के लिए लाइन में खड़ी थी। कांता का वोट डेमोक्रेसी में उसकी पार्टिसिपेशन का सिंबल था। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे यह राइट दिया था कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। फ्रीडम स्ट्रगल ने भारत की जनता को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए तैयार किया। इसने लोगों को डेमोक्रेटिक माइंडसेट अपनाने और ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास और जेंडर बायसेस को छोड़ने में मदद की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह सुनिश्चित करता है कि हर सिटीजन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो। इससे हर व्यक्ति को अपने एरिया के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनने का चांस मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में चुने गए रिप्रेजेंटेटिव लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। यही डेमोक्रेटिक फंक्शन का एक खास बात है। यूनिट 2 में, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोकतंत्र के लिए क्यों ज़रूरी है। भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम लोगों को यह शक्ति देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके और उनसे जवाब मांग सके। ये सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नेंस में हर किसी की आवाज़ को सुनी जाए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगले की फीचर को, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हमारे संविधान में 3 ब्रांचेस के बीच पावर को बांटता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि हर ब्रांच को अलग पावर मिले ताकि गवर्नमेंट फेयर और बैलेंस रहे। सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करते हैं, जो हमारे
चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनता है। लेजिस्लेचर का काम है देश के लिए कानून बनाना। अगला है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने और गवर्नमेंट को चलाने की जिम्मेदारी लेता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जैसे की लीडर्स शामिल होते हैं। हमारी तीसरी ब्रांच है जुडिशरी, जो कि हमारे देश का कोर्ट सिस्टम है। जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रिटेट करना, सिटीजन्स की राइट की रक्षा करना और जस्टिस को सुनिश्चित करना। कॉन्स्टिट्यूशन यह सुनिश्चित करता है कि हर ब्रांच की अलग अलग पावर हो। इससे किसी एक ब्रांच के पास ज़्यादा पावर नहीं आ पाती और सभी ब्रांच एक दूसरे को चेक करती है, जिससे बैलेंस बना रहता है। अब उदाहरण के तौर पर लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करता है और जुडिशरी उसकी व्याख्या करता है। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ब्रांच के पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक फेयर और बैलेंस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे कोई भी ब्रांच दूसरे पर हावी नहीं हो सकता और सभी ब्रांच मिलकर देश की सेवा करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले की फीचर, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिससे अक्सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्शियंस कहा जाता है, यानी कि अंतरात्मा कहा जाता है। ये सेक्शन सिटीजन को स्टेट की पावर के गलत इस्तेमाल से बचाता है। ब्रिटिश रूल के समय इंडियंस में स्टेट पावर को लेकर एक शक का माहौल बन गया था। नेशनलिस्ट चाहते थे कि फ्यूचर में स्टेट किसी सिटीजन के साथ मनमाने ढंग से पेश ना आए, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। फंडामेंटल राइट्स यह सुनिश्चित करता है कि स्टेट अपनी पावर का गलत या मनमाना इस्तेमाल ना कर सके। ये राइट हर सिटीजन को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंडिविजुअल सिटीजन के राइट्स ही नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज के राइट्स भी शामिल किए गए। इसका मकसद ये था कि मेजॉरिटी के दबाव में माइनॉरिटीज के राइट्स को दबाया ना जाए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, फंडामेंटल राइट का मकसद दो चीज सुनिश्चित करना है। पहला, सिटीजन को अपने राइट क्लेम करने का अधिकार हो। दूसरा, कि ये राइट हर उस अथॉरिटी पर बाइंडिंग हो जो कानून बना सकती है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी सेक्शन है। ये प्रिंसिपल स्टेट को गाइड करते हैं ताकि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा सके और पॉवर्टी को कम करने में मदद मिल सके। फंडामेंटल राइट्स भारत में इंडिविजुअल फ्रीडम और प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। ये राइट्स स्टेट की पावर और सोशल ऑपरेशन दोनों से सिटीजन को सेफगार्ड करता है। फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को बराबरी, स्वतंत्रता और एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कानून सबके सामने बराबर है। इस राइट के तहत किसी भी सिटीजन के साथ धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पे जाने, जैसे कि प्लेग्राउंड, हॉस्टल, शॉप्स में जाने की अनुमति है और अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाता है। हमारा अगला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम, जो हमें कई तरह की आज़ादियाँ दिलाता है, जो पर्सनल लिबर्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम, देश में कहीं जाने की या कहीं रहने की फ्रीडम है और किसी भी प्रोफेशन को चुनने की फ्रीडम शामिल है। हमारा अगला फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर पूरी तरीके से रोक लगाता है। यह राइट समाज के सबसे कमजोर सेक्शन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम करता है। हमारा अगला फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो सुनिश्चित करता है कि हर सिटीजन को अपने पसंद की धर्म मानने, उसकी प्रैक्टिस करने और उसे फैलाने की आज़ादी है। भारत में रिलीजियस फ्रीडम की ये एक बहुत ही बड़ी गारंटी है। हमारा अगला फंडामेंटल राइट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जिसके तहत रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपने कल्चर को प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का अधिकार दिया गया है। ये राइट डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और कल्चरल डेवलपमेंट को इनकरेज करता है। हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हर सिटीजन को यह अधिकार देता है
कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। ये राइट बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सेफगार्ड की तरह काम करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला की फीचर है सेकुलरिज्म, जिसका मतलब है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सभी रिलीजन को बराबर मानती है, बिना किसी एक धर्म को बढ़ावा दिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, खुद को इस देश में रिस्पेक्टेड और इंक्लूडेड महसूस कर सके। भारत जैसे डाइवर्स देश में सेकुलरिज्म बहुत ही जरूरी है ताकि हारमोनी बनी रहे। सेकुलरिज्म से अलग अलग धर्म के लोग शांति से एक साथ रह सकते हैं। यह सिटीजन को अपनी पसंद का रिलीजन फ्रीली फॉलो करने का या प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है, और चाहे तो रिलीजन चेंज कर भी सकते हैं, और वो भी बिना किसी के डर से। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। स्टैटिक मतलब वो ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता, बल्कि ये समय के साथ इवॉल्व हो सकता है। कई बार इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि देश की बदलती हुई ज़रूरत यानी कि नीड और कॉन्सर्न को एड्रेस किया जा सके। एक मेजॉरिटी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल नेचर को बदल सकता है, जैसे नेपाल में हुआ था जब डेमोक्रेसी अपनाई। अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन एक चेंजिंग सोसाइटी में रेलेवेंट बना रहता है। ये लोगों की इवॉल्विंग नीड और गवर्नमेंट की ज़रूरतों को रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, कई अमेंडमेंट से सिटीजन के राइट्स और फ्रीडम को एक्सपैंड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइडियाज़ को सेट करता है, जिन्हें हम चाहते हैं कि हर सिटीजन और रिप्रेजेंटेटिव फॉलो करे। यह एक गाइड की तरह है जो इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम जैसे प्रिंसिपल को फ्यूचर के लिए आउटलाइन करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे तो हम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में समय लगता है क्योंकि ये एक ईजी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आगे की क्लास में आप इसके फीचर्स और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के फ्यूचर को शेप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। तो बच्चों, आज हमने समझा कि हमारे देश का संविधान कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे संविधान ने न सिर्फ हमारे देश को एक डायरेक्शन दी है, बल्कि हर सिटीजन के राइट और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया है। चाहे वो फेडरलिज्म हो, सेपरेशन ऑफ पावर या सेकुलरिज्म, इन सभी प्रिंसिपल ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो हमें एक यूनिफाइड और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाए रखता है। याद रखिए, संविधान एक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हमारे देश के आइडियल्स, वैल्यू और एस्पिरेशन का सिंबल है। ये हमें ना सिर्फ ये सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए कैसे आप खड़े रह सकते हैं, बल्कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाता है कि आप एक बेहतर नागरिक कैसे बन सकेंगे। हमारे फाउंडिंग लीडर्स हमें एक ऐसे विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं जो समय के साथ इवॉल्व हो सकता है। इसलिए संविधान का ज्ञान और इसके महत्व को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सिखाया अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।